हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो हम लोग क्या कर रहे थे आज? हम लोग इस कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर है इसका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो आज कंप्लीट हो जाए। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केस स्टडी। और ये आपका न्यूमेरिकल भी जो है वो सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ही, मतलब एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट होता है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर वो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जैसे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हो गया और आपका मर्जर एक्विजिशन, ये सब आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा है। नॉर्मली एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है इसके बारे में ना। जो कॉमर्स के अदर एग्जाम्स होते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें पूछा जाता है। तो हो सकता है कि आपके केस में भी ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग यहाँ तक हम पहुंच गए थे, तो हम लोग ने देखा था कि एक स्टडी की थी, एक डेफिनेशंस की। तो उससे जो स्टेटमेंट्स कुछ निकल कर आए हैं तो वो क्या क्या है, तो देखिए नंबर वन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो नंबर वन देखिए, मिशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मिशन होना चाहिए, या आप कह लीजिए गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो ये क्या होता है? इट्स कोर पर्पस, मिशन एंड हाउ इफ एट ऑल इट्स मिशन विल चेंज इन फ्यूचर, ठीक है। मिशन का मतलब होता है जो हमारा कोर पर्पस है, और अगर कोई चेंज आता है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या है, यही तो है कि ये जो डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो असर पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर, तो उसको कैसे हैंडल करना है, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। की अपनी स्ट्रैटेजीज को इस तरह से फॉर्मुलेट कीजिए सो दैट कि अगर कोई मार्केट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज भी आता है तो आप उस चेंज को कैसे मैनेज करेंगे, ये भी आपको स्ट्रैटेजाइज करके चलना है, ठीक है। सो मिशन मतलब हमारा कोर पर्पस, और फिर इसको हम कैसे इसको चेंज करेंगे, ये कैसे इसको मैनेज करेंगे अगर ये चेंज होता है तो। नेक्स्ट, विजन। विजन का मतलब क्या होता है? विजन मतलब एक इमेज ऑफ फ्यूचर डायरेक्शन, कि भाई फ्यूचर में हम इस तरह से जाएंगे या इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इट इंटेंड्स टू अचीव, कि जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका फ्यूचर इमेज क्या है, कि मतलब वो क्या सोच के चल रहे हैं कि हाँ हमारा फ्यूचर में हम लोग किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिवली मूव करेंगे या किधर मूव करेंगे, ठीक है। और उनकी इंटेंशन जो है वो क्या है उसको अचीव करने की, ठीक। नेक्स्ट, क्लाइंटेल। ये क्या होता है? इसका स्कोप, मीनिंग, देयरबाय इट्स मेन क्लाइंटेल नाउ, दोज इन फ्यूचर एंड कॉन्सिक्वेंटली पोटेंशियल क्लाइंटलेस दैट आर एंड, ठीक है। जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे ये पोटेंशियल है हमारा या इस चीज का, कि हम लोग इतने क्लाइंट्स को या इतने कस्टमर्स को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्लाइंटेल होता है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आप लोग को पता है, रिसोर्सेज मतलब वो चीजें जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं। रिसोर्सेज एंड competence that create value for its clientele and how these change to maintain and enhance the future value create, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि ये आपकी फ्यूचर वैल्यू में आपको एनहांस करेंगे या उसको बढ़ाएंगे, ठीक। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फाउंडेशन ऑफ इट्स प्रेजेंट, फाउंडेशंस ऑफ इट्स प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव स्टैंडिंग एंड फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी, कि आपको क्या देख के चलना है, आपको ये देख के चलना है कि आपकी फाउंडेशंस जो है अभी प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वो क्या है, और फ्यूचर में आप कितना सस्टेन कर पाएंगे विद दीज सेम कंडीशंस। फिर उसके बाद हेम्ब्रिक एंड फ्रेडरिक्सन जो है उन्होंने स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया था लाइक द सेंट्रल इंटीग्रेटेड एक्सटर्नली ओरिएंटेड कंसेप्ट ऑफ हाउ अ फर्म विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कि ये क्या है, सेंट्रल है, इंटीग्रेटेड होती है, एक्सटर्नली ओरिएंटेड होती है, क्योंकि हम बाहर के फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर इसको बनाते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें इसलिए होती है कि किस तरह से जो फर्म है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। A strategy then
encompasses the pattern of organizational actions. ये क्या है? एक पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस का that have been taken and those that are to be taken by the organization. कि जो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होता है? वो एक पैटर्न होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस का जो हम लोग काम करते हैं और जो हमने अभी लिए हैं या जो हम अभी लेने वाले हैं, जो अभी हम लेंगे आगे. In pursuing its objectives, strategy outlines the mean that by which a firm intends to create unique value for customers and other important stakeholders. कि स्ट्रैटेजी का जो मतलब होता है, स्ट्रैटेजी किस चीज को आउटलाइन करती है, अंडरलाइन करती है कि आप किस तरह से आप एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर कस्टमर्स और जो अदर इम्पोर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए. ठीक, जैसे आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, तो उन लोगों के लिए आप कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन से उनको कुछ कैसे बेनिफिट मिल सकता है. एल्फ्रेड चैंडलर जूनियर सजेस्ट स्ट्रैटेजी एज दी, सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हुई है. द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल. ठीक है, तो स्ट्रैटेजी इनके अकॉर्डिंग क्या है? एक लॉन्ग टर्म गोल है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज है. ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है. देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड द एडॉप्शन द कोर्स ऑफ एक्शन, और एडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है जो कि जरूरी है इन गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक, पोर्टर ने किस तरह से डिफाइन किया है इसको? पोर्टर ने बोला ऑब्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन और सीरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन दैट लीड्स टू सुपीरियर एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली इनका कहना क्या है? इन्होंने डायरेक्टली उसी चीज पे हिट किया जो एक्चुअली इसका जो अल्टीमेट गोल होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कि आपको क्या करना है? कॉम्पिटिटिव पोजीशन को ऑब्टेन करना है. सीरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मतलब हर बार आपको ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलनी चाहिए, और इससे क्या होगा? दैट लेड टू सुपीरियर, और इससे फायदा क्या होगा कि आप सुपीरियर और सस्टेनेबल फाइनेंशियल पोजीशन आपकी रहेगी मार्केट में. ठीक, टू कंक्लूड, अब अगर हम इसको देखें, इन सब की डेफिनेशंस को कंक्लूजन करके देखें तो क्या निकल कर आता है? तो ये निकल कर आता है दैट those decisions and actions of the management that determine the long term performance of the business entity. ठीक है, the various elements of strategic management. अब अलग अलग और इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? स्कैनिंग ऑफ द एक्सटर्नल, मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करते हैं एज वेल एज इंटरनल. ठीक है, तो जब हम लोग नॉर्मल जो मैंने प्लानिंग आपको पढ़ाया था ना, प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग जनरली वैसे इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए होता है, लेकिन क्योंकि अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया तो प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करके तब प्लानिंग किया जाता है. तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाते हैं, फिर इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इनको इवेलुएट. ठीक है, सो ये वाली जो डेफिनेशन है ये इन्होंने सबका कंक्लूजन करके बनाई है. डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड स्ट्रैटेजी. प्लान और स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होता है? क्वाइट ऑफन हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्लान और स्ट्रैटेजी जो है वो एक ही चीज है. ठीक, therefore however there are significant differences. इनके अंदर डिफरेंसेस जो है वो है, कौन कौन से हैं? देखिए, प्लान जो है, प्लान इज एन अरेंजमेंट, अ पैटर्न, अ प्रोग्राम और स्कीम. ठीक है, जो प्लान है वो कुछ भी हो सकता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चलिए आज घूमने का प्लान बनाते, तो वो स्ट्रैटेजी नहीं है. ठीक है, वो क्या है? वो प्लान है, और उसी में ही अगर आपको सपोज घूमने जाना है और आपको इस तरह से जाना है कि किसी को, जैसे जो बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को पता ना चले, तो बहुत दबे पैर निकल गए और बहुत सोच समझ के और बहुत घर में झूठ बोल के इधर या ऐसा वैसा ये सब, तो उसको फिर भी आप स्ट्रैटेजी कह सकते हैं. लेकिन एक नॉर्मल सिंपल एक किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना, एक प्रोग्राम, एक स्कीम, ये क्या है? आपका प्लान है. प्लान जो है वो बहुत कंक्रीट होता है नेचर में, और उसके अंदर कोई भी डेविएशन वगैरह ये सब चीजें नहीं होती हैं. और इसमें क्या होता है? अगर प्लान ए वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो हम प्लान दूसरे प्लान के ऊपर हम लोग स्विच कर जाते हैं. अ प्लान इज मोस्ट यूजफुल व्हेन स्टेइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑन ट्रैक. ठीक है, जब आपकी सारी चीजें जो है वो सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है, ऑन ट्रैक है, तो तब आप प्लान को यूज कर सकते हैं. अब प्लान, लेकिन सपोज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है किसी चीज की, फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसका जो सेल रेवेन्यू है वो अच्छा नहीं जा रहा है, और या फिर कुछ और आप कुछ और बड़ा करने की सोच रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, या फिर
कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई डिफरेंट टाइप का सेम प्रोडक्ट को आप डिफरेंट वे में बनाना चाहते हो, तो इस तरह की चीजों में वहां पर फिर आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बट प्लान क्या होता है, जब आपकी सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड और ऑन ट्रैक होती है तब हम प्लानिंग करते हैं। प्लान प्रोवाइड्स अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क फ्रॉम विच टू बिल्ड अ श्योर डायरेक्शन। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है, श्योर डायरेक्शन टू फॉलो होती है विद इंटरमिटेंट माइलस्टोन्स टू पास और टू रीच एंड गोल्स। ठीक है, और फिर बीच में जो भी चीजें होंगी उनको आपको क्रॉस करके और फिर आपको एंड गोल तक पहुंचना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट, लेआउट, डिजाइन और आइडिया यूज्ड टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, अ स्ट्रैटेजी इज वेरी, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है और ओपन होती है किसके लिए, कि किसी भी चेंज को वो अडॉप्ट कर सकेगी जैसी जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, स्ट्रैटेजी इज मोस्ट यूजफुल व्हेन, ये कहाँ पर जरूरी होती है, देखिए जहां पर आपकी चीजें जो है वो आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। यहाँ पे हमने देखा ना, जब वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऑन ट्रैक होती है, तो आप प्लान कर लेते हैं। लेकिन जब आपको कोई क्रिएटिविटी करना है, कोई कोलैबोरेशन करना है, कोई इनोवेशन करना है, तो तब आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है चीजों को। स्ट्रैटेजी इनकरेज ओपननेस एंड डिबेट फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इक्वेशन। स्ट्रैटेजी embraces questions and out of the box effective answer। ठीक है, ये क्या करती है, इसमें स्ट्रैटेजी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, उसके जो आंसर्स होते हैं। A strategy allows for a natural flow of thought and continual momentum that builds till success is reached। ठीक है, तो प्लानिंग में तो क्या है कि प्लानिंग में आपने एक बार प्लान कर लिया, चीजें अकॉर्डिंगली होगी, लेकिन स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हैं, सबसे डिस्कशन करते हैं, सबसे आप डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उससे क्या, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट होता है इसके अंदर। ठीक, फिर ये तो हो गया स्ट्रैटेजी। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है। सो नंबर 1 पॉइंट देखिए, strategy followed by a business entity can be equated with a master plan। ठीक है, which contains details as to how mission and business goals of the entity shall achieve। कि एक स्ट्रैटेजी जो है या स्ट्रैटेजी जो वो क्या होती है, एक मास्टर प्लान होती है कि कैसे हम बिजनेस, अपने बिजनेस के गोल्स को या मिशन को हम कैसे अचीव करेंगे। ठीक, इसका जो पर्पस होता है स्ट्रैटेजी का, वो होता है मैक्सिमाइजिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कि मार्केट में हम लोगों को सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए और एट द सेम टाइम मिनिमाइजिंग द कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेजेस जो है उनको मिनिमाइज कर दें और जो एडवांटेजेस है उसको मैक्सिमाइज कर दें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, इवन दो एसबीआई एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, the asset management company for SBI mutual fund was a major competitor in mutual fund business। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, वो एक मेजर कॉम्पिटिटर है म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर। इट वाज नॉट लाइकली टू अचीव इट्स चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग द नंबर 1 पोजीशन in the Indian mutual fund industry by significantly increasing the assets under its management and its net profit without making a major change in strategy। ठीक है, सपोज अब देखिए, हमने ये देखा कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो एक मतलब बड़ा कॉम्पिटिटर है, एक मेजर कॉम्पिटिटर म्यूचुअल फंड बिजनेस में। लेकिन अगर इनको नंबर 1 पोजीशन पे आना, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। बिना स्ट्रैटेजीज को चेंज किए वो इस पोजीशन पे या नंबर 1 पोजीशन पे नहीं आ सकते। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजमेंट गिव इंपॉर्टेंस टू इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो इंपॉर्टेंस देते हैं इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को, एंड डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस बाय ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नई ब्रांचेस को ओपन करना चाहिए बाय हैविंग अ रोबस्ट मार्केट, और बहुत बढ़िया एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ हमें ऐसा करना चाहिए। और उसमें हमें टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाना चाहिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहिए। किसकी परफॉर्मेंस को, फंड्स, जो फंड्स मैनेज बाय द कंपनी होता है उसकी परफॉर्मेंस को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, a typical business entity normally considers 3 different types of strategies। 3 अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करती है। नंबर 1 देखिए, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। नंबर 2 बिजनेस स्ट्रैटेजी। नंबर 3 फंक्शनल स्ट्रैटेजी। ठीक है, इनकी मीनिंग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है टाइप्स। सो देखिए, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो वो क्या होती है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ऑफ अ कंपनी कवर्स
ओवरऑल डायरेक्शन फॉलोड बाय द कंपनी, ठीक है, ओवरऑल डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है। इट वुड स्पेल आउट द जनरल एटीट्यूड ऑफ द कंपनी, जनरल एटीट्यूड पता चलता है इससे कंपनी का टुवर्ड्स ग्रोइंग एंड मैनेजिंग इट्स डिफरेंट बिजनेस, ठीक है, कि वो अपने जो डिफरेंट बिजनेस है उसको ग्रो करने का उनका जो एक जनरल एटीट्यूड है वो क्या है। A corporate strategy may be classified under 3 different categories, ठीक है, इसके अंदर 3 different categories होती। Number 1 stability, growth and retrenchment. Suppose TCS का example लिया है, TCS followed a corporate strategy of retrenchment by selling its marginally profitable Tata X accounting software business model and concentrating on its highly successful consultancy business, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए रिट्रेंचमेंट में कि जो इनके जो जहां पर इनका जो मार्जिन है, रिट्रेंचमेंट बाय सेलिंग इट्स मार्जिनली प्रॉफिटेबल, ठीक है, जो आपका मार्जिन का मतलब होता है कि बहुत कम आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, तो मार्जिनली प्रॉफिटेबल जो है इनका उसको उन्होंने वहां पर कौन सी पॉलिसी लगाई है, रिट्रेंचमेंट। लेकिन जो इनका दूसरी जो चीजें जो हाईली सक्सेसफुल कंसल्टेंसी है वहां पर इन्होंने बिजनेस एंड कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है, और किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो इनके हाईली सक्सेसफुल कंसल्टेंसी बिजनेस, ठीक। बिजनेस एंड स्ट्रेटेजी जो होती है, बिजनेस स्ट्रेटेजी में होता है इट्स नॉर्मली प्रिपेयर्ड एट द लेवल ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस लेवल के ऊपर इसको बनाया जाता है, बिजनेस यूनिट के ऊपर सॉरी, और एट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये एक तरह से बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या हो गई, ये आपकी कॉर्पोरेट हो गई ओवरऑल, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, ओवरऑल आप पूरे अपने बिजनेस को देखते हैं कि कैसे हमें उसकी स्ट्रैटेजीज बनानी है, अगर उसके उसमें किस तरह की आपको फॉलो करना है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ या रिट्रेंचमेंट। लेकिन बिजनेस स्ट्रैटेजी की जो बात करते हैं, इसका जो लेवल होता है वो होता है या तो एक बिजनेस यूनिट या फिर एक कोई प्रोडक्ट, ठीक। नॉर्मली हाईलाइट द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कि भाई कैसे आपको एक इस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है, और मार्केट रैंकिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटीज, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोडक्ट और डिलीवर्ड बाय दैट बिजनेस यूनिट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट उस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है या डिलीवर किया जा रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रैटेजीज है उनको फॉलो करना है। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी कुड बी कॉम्पिटिटिव और कॉपरेटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव भी हो सकती है, कॉपरेटिव भी हो सकती है। Under competitive strategy, a company might try to differentiate its services, whereas a company following a cooperative strategy may form an alliance with other companies to extend its reach with global market, ठीक है। देखिए कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, कॉम्पिटिटिव में कंपनी क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी अपनी सर्विसेज को, ठीक है, कि भाई हमें अलग, हमें कुछ अलग से ही जाना। लेकिन कॉपरेटिव में क्या होगा कि हमारी कंपनी क्या सोचेगी कि चलिए अगर हम भी सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी सेम चीज कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इनके साथ, हम इनके साथ कॉपरेशन कर लेते हैं या एलियंस जिसको बोलते हैं ना, कि मतलब मिल के काम कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपरेटिव स्ट्रैटेजी में क्या हो सकता है, एलियंस हो सकता है विद अदर कंपनीज, जिससे कि हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए और हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंटेल विच मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर has allied with Microsoft to differentiate itself from AMD, its main competitor, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो इंटेल है, इंटेल क्या बनाता है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता है, उन्होंने किसके साथ अलाय किया, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ठीक है, और अपने आप को किससे अलग कर दिया, AMD जिसके अंदर वो पहले होंगे उससे उसको अलग कर लिया है, ठीक है, जो इनका मेन कॉम्पिटिटर था। क्योंकि AMD जो है, सपोज AMD भी कंप्यूटर प्रोसेसर बनाता है और इंटेल भी बनाता है, लेकिन इंटेल ने क्या किया, इंटेल जाके माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसने कोलैबोरेशन कर लिया, तो उससे क्या होगा कि अब आपके मतलब उसको इस चीज में क्या मिल जाएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी या बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के नाम से, अब जब आप लोग को पता है कि जब दो कंपनीज का एलियंस होता है तो उसमें क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट जब भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा तो वो किसको प्रमोट करेगा, वो इंटेल को प्रमोट करेगा, ठीक है। थर्ड है आपका फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी रेफर्स टू अप्रोच अडॉप्टेड बाय द फंक्शनल एरियाज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस यूनिट, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, ये आपका होता है जब हम फंक्शनल एरिया को अडॉप्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, की जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल है उसका आप मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन अगर करते हैं, इट इन्वॉल्व, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, फॉस्टरिंग होगी आपकी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी की, ठीक। फॉर एग्जांपल, फंक्शंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी में टर्न आउट टू बी प्राइम कंट्रीब्यूटर टू दी फंक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर सपोज किसी प्रोडक्ट को लेके आप उससे पे रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो मेन कंट्रीब्यूटर होगा आपके फंक्शन स्ट्रैटेजी के लिए।
सर्टेन कंपनीज डू नॉट स्पेंड मच ऑन रिसर्च एंड ग्रोथ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो रिसर्च और ग्रोथ पे इतना फोकस नहीं करती है, जस्ट बाय इमिटेटिंग इंप्रूविंग दी प्रोडक्ट लॉन्च बाय देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, बस वो इतना ही देखती है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर से थोड़ा बेटर होना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल इज द मार्केट फंक्शन, डिमांड में क्रिएट बाय स्पेंडिंग ह्यूज। ठीक है, मार्केट फंक्शन में देखिए हम क्या करते हैं, अब सपोज एक कोई प्रोडक्ट है, उसकी अभी मार्केट में डिमांड नहीं। अब आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे ले सकते हैं जिनकी एसेज को नीड नहीं है, लेकिन स्टिल वो मार्केट में उनका बहुत अच्छा खासा शेयर है। आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, बट स्टिल हम उसको यूज करते हैं और अब उसको रेगुलर बेसिस पे हम उसको परचेज करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग फंक्शन। की मार्केटिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करके एडवर्टाइजिंग पे हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक, एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डिस्टिंक्ट एडवांटेज एंड यूजिंग ऑफ, जैसे आप उसके एग्जांपल ले लीजिए जो रूम फ्रेशनर्स हैं। ठीक है, तो रूम फ्रेशनर्स की एज सच कोई नीड नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम लोग का काम नहीं चलेगा, या लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से एडवर्टाइज किया कि मतलब आप बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स दिया कि आप इसको लगाएंगे, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, या इससे भी बेस्ट एग्जांपल है ऑडोनिल। ठीक है, पहले इस चीज की जरूरत ही नहीं लगती थी कि वॉशरूम वगैरह में ऑडोनिल जैसा या कुछ ऐसा आपको लगाना है, लेकिन अभी आप देखिए कि आपको अब ये एक एसेंशियल, जब भी राशन खरीदने जाते हैं, जब भी टोटल घर का सामान लेने जाते हैं, तो जो ये ऑर्डिनल वगैरह, ऑर्डिनल हो गया, रूम फ्रेशनर्स हो गया, ये सब चीजें खरीदी जाती हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या की है, वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करके वहां से क्रिएट की गई है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। ठीक, कि हम किसी फंक्शन को इस्तेमाल करके तब हम कुछ काम कर रहे हैं। इन प्रैक्टिस बिजनेस एंटिटी में यूज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज एट द सेम टाइम। और लेकिन अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो बिजनेस एंटिटी क्या करती है, इन सारी स्ट्रैटेजीज को एक साथ यूज करती है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो कौन कौन से हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। नाम से आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मतलब एनवायरमेंट आपका जो है वो आपका, ये सब में एक एक ही चीज की दिया हुआ, ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ है इसमें ना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। दूसरा हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। चलिए, सो नंबर वन जो हमारा एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखिए, नाम से भी आप लोग को थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि आपको क्या करना है, आपको अपने एनवायरमेंट को अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो देखिए ये क्या होता है, दिस रेफर्स टू मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेशन करना है, या उसको मतलब आपको एक तरह से उसको स्टडी करना है, जो भी आपको इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिला है। ठीक, द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द की पीपल, और ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको हम प्रोवाइड करते हैं, जो की पीपल होते हैं मैनेजमेंट के। वो लोग क्या करते हैं, विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग, और ये हम ये जो इन्फॉर्मेशन है ये की पीपल को इसलिए प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि हम क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स को, जो कि हमारे बिजनेस के ऊपर या फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर डालेंगे। ठीक, एक होता है आपका सॉट एनालिसिस, अभी नीचे आएगा तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉट एनालिसिस वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ कंडक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इजी तरीका होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग को करने का। देख, एक्रोनियम सॉट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कि जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आप क्या कर लीजिए, आप ये कर लीजिए कि अपनी जो भी आपके स्ट्रेंथ्स है उनको देख लीजिए, अपनी वीकनेसेस को देख लीजिए, अपने अपॉर्चुनिटीज को देख लीजिए, और अपने थ्रेट्स को देख लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके बिजनेस की ये जो चारों चीजें आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करके फिर आप अपना काम करना शुरू करेंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है वो कहाँ होती है, वो आपकी होती है इंटरनल एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ किसकी देखेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन की तो देखेंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस किस पे डिपेंड करेगी, उसके खुद का उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बेस क्या है। तो और ये जो इसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम किससे मैनेज कर सकते हैं, कुड कवर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक, तो हम इन सब चीजों की हेल्प से, ये हमारा इंटरनल होता है, SOW
इंटरनल होता है, ठीक। द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स स्ट्रेंथ, और हम लोग किस एरिया में हम बहुत अच्छे हैं वो डिपेंड करेगा हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक। इंटरनल एनवायरनमेंट कैन यूजली जो इंटरनल एनवायरनमेंट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की, तो याद रखिएगा हमेशा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ टॉप मैनेजमेंट होता है, कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते ये चीजें। दीज फैक्टर्स कुड बी जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक। इसके ये जो फैक्टर्स है, ये जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जनरल में देखिए, जनरली इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमी ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। कि क्या हो सकता है, अगर जनरल फैक्टर्स है तो वो पूरी इकोनॉमी और पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा, जबकि जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो ऐसा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करे, पूरी इंडस्ट्री को ना करे, ठीक। The internal and external environment factors form context which an organization exists, ठीक है। तो क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना SWOT स्टडी करना है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, ये दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होता है, बट ये अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो ये सब चीजों को अकॉर्डिंगली कंपनी क्या कर सकती है, इनको फॉलो करके क्या कर सकती है, अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकती है, ठीक। नेक्स्ट, दी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किस तरह से होता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे होता है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है गैदर्ड फ्रॉम सिचुएशन एनालिसिस टू सेट स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन थ्रू द बिजनेस मिशन विजन, ठीक है। तो हमारा जो भी बिजनेस का मिशन है, विजन है, या इन सब से जो भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है, उन सब के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। स्टैब्लिश स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स टू रीच देयर, और क्या करते हैं, जनरेट, इवेलुएट, सिलेक्ट कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज टू पर्स, ठीक। नेक्स्ट, क्रिएटिंग विजन इज द एसेंशियल एक्ट ऑफ द लीडरशिप। जो विजन है, विजन किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एक्ट ऑफ लीडरशिप, ठीक है। ये लीडर्स का काम होता है। द विजन एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कस्टमर, ठीक है। विजन क्या होता है, विजन होता है हमारा कि जो कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वाइल बीइंग ग्रैंड इनफ टू, इमेजिनेटिव इनफ टू फ्यूल द एम्प्लॉय स्पिरिट, ठीक है। और दूसरा कि वो जो है वो जो विजन है वो इस तरह से भी होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या रहे, वो स्पिरिटफुल रहे, या मतलब उनके अंदर भी मोटिवेशन रहे इस चीज को लेके। विजन गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन, विजन क्या करता है, उसको एनर्जी देता है। तो विजन यूजुअली रिक्वायर्स अ लीप ऑफ फेथ, कि भाई हाँ हम ऐसा करेंगे, एंड एक्ट ऑफ करेज, ठीक है, कि हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। विजन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, इंस्पायरिंग पिक्चर होता है दैट ब्रिंग्स द रिस्पांसिबिलिटीज टू मेक इट हैपन। और विजन क्या होता है, अ ड्रीम ऑफ ग्रेटनेस, एक तरह का ड्रीम होता है। विजन जो है वो एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, और अंडरस्टैंडिंग होती है वो द फॉर्म विल बी इन द फ्यूचर, की फॉर्म जो है वो, सपोज हमने क्या किया, एक विजन, या आप ऐसे कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपने एक इमेज देखी, आपने एक सपना देखा, सपोज एक ग्लिम्स देखा कि हाँ 5 साल बाद हम लोग अपनी, हमारी जो कंपनी है वो अभी अगर 100 रुपए प्रॉफिट कमा रही तो वो 1000 रुपए प्रॉफिट कमाएगी। अभी वो कैसे कमाएगी, ये सब चीजें नहीं है आपको देखनी, आपने इसको विजन विजन कर लिया आपने इस चीज को, ठीक है। कि एक जो भी आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है उसको विजन बोलते हैं, ठीक। और ये जो है ये हम क्या करते हैं, इससे एम्प्लॉइज भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। और मतलब हर तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इमेजिन करके चलते हैं। विजन इज फॉरवर्ड लुकिंग ऑब्वियसली, और क्या करता है, डिजायर्ड लॉन्ग टर्म स्टेटस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक। विजन स्टेटमेंट शुड आंसर द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, कि हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमसे ही पूछा जाता, मतलब हमसे तो खैर अभी क्या ही पूछेंगे, जो बच्चे होते हैं, जो जैसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, या जो ग्रेजुएशन वगैरह में होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप बड़े हो कि क्या बनेंगे। तो ये इसी तरह से जो कंपनी है, जब वो सोचती है कि हम 5 साल बाद कहाँ स्टैंड करेंगे, या हम क्या बनना चाहते हैं, तो वो हमारा होता है विजन। क्लियर विजन प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ डेवलपिंग, ठीक है। एक अगर विजन आपका क्लियर होता है तो वो आपका एक मिशन स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक। फिर उसके बाद मैनी ऑर्गेनाइजेशन है बोथ, जो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन, उनका विजन भी होता है, उनका मिशन भी होता है, ठीक है। बट द विजन स्टेटमेंट शुड बी स्टैब्लिश, लेकिन विजन पहले बनाया जाता है, और उसके बाद विजन जो है वो आपका शॉर्ट होता है, प्रेफरेबली 1 सेंटेंस का होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, 1 सेंटेंस मतलब कि हाँ हम 1 साल या हम 5 साल बाद हम नंबर 1
ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये हमारा विजन हो गया, ये जनरली शॉर्ट होता है, एक सेंटेंस का होता है, ठीक है। एंड मेनी मैनेजर्स एज पॉसिबल शुड कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। और वो सब लोग मतलब हेल्प करते हैं इसको करने में। लेकिन जो मिशन है, मिशन क्या हो गया आपका, मिशन स्टेटमेंट इज यूजुअली डिपिक्टेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो उसके लिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मिशन। मिशन के अंदर क्या होता है, हमारे कुछ चीजें होती है जैसे कि अंडरलाइंग मोटिवेशन फॉर बीइंग इन बिजनेस फर्स्ट प्लेस, द कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी की भाई हम सोसाइटी को ये कंट्रीब्यूट करेंगे, और हमारा जो मतलब बिजनेस को हम इस तरह से मोटिवेट करेंगे। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है इसमें। और क्या होता है मिशन स्टेटमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, फिलॉसफी होती है, बिलीव्स होते हैं, ठीक है, और आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो वो सारी चीजें जो हमारे बिजनेस को डिफाइन करती है। तो एक तरह से अगर मिशन और विजन को देखें तो मिशन जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है या ब्रॉडर एक स्टेटमेंट होता है, और जो विजन है वो बहुत शॉर्ट और स्पेसिफिक होता है कि ठीक है हम 5 साल बाद नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं, दैट इज आवर विजन। लेकिन हम लोग जो कंपनी बनेंगे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे ऊपर रखेंगे, और हम कोई भी जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो एनिमल्स के ऊपर नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंट जो है वो उसको कम से कम हम नुकसान पहुंचाए, और हमारा जो बिजनेस प्रिंसिपल है वो ये रहेगा कि हम ह्यूमन रिसोर्स को हम हमेशा ऊपर रख के चलेंगे, और उनकी हर चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई मिशन, ठीक। कि हमारी फिलोसफी देखिए, पर्पस, फिलोसफी, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, ये सब हमारे मिशन हो गए। मिशन जो है वो क्या रिवील करता है, वो रिवील करता है कि ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी whom it wants to serve, ठीक है, कि कंपनी क्या बनना चाहती है और किसको वो सर्व करना चाहती है। ऑर्गेनाइजेशनल मिशन स्टेटमेंट, इसके अंदर 10 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 कस्टमर, नंबर 2 प्रोडक्ट और सर्विस, कि भाई आपके कस्टमर बेस क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, मार्केट, टेक्नोलॉजी, concern for survival, growth and profitability, philosophy, self concept, concern for public image and concern for employees। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम अपना मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक। ये देखिए अब डिफरेंस भी दे दिया, ये विजन और मिशन है ना, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सो देखिए अब इसमें दोबारा से डिफरेंसेस दिए हुए ये देख लेते हैं। अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई का विजन क्या है, बी दी बैंक ऑफ चॉइस फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्या है इनका, ये इनका विजन है, बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बदलते हुए भारत की हमें बदलते हुए भारत का परफेक्ट बैंक बनना है, या वो जो कि सबकी चॉइस हो, ठीक। तो ये इनका क्या विजन है। मिशन देखिए क्या है इनका, कमिटेड टू प्रोवाइड सिंपल, रिस्पॉन्सिव, इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ठीक। तो ये इनका मिशन हो गया। गूगल का अगर हम बात करें, माय गॉड गूगल का कुछ ज्यादा ही बड़ा है, विजन कुछ ज्यादा ही बड़ा, मिशन थोड़ा छोटा है। देखिए गूगल का क्या है, गूगल्स एंड्रॉइड फोन्स ऑफर्स इट्स यूजर्स फ्री एक्सेस टू गूगल मैप्स एंड प्रोवाइड नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। हमने देखा है कि गूगल क्या करता है, एंड्रॉइड फोन्स को फ्री एक्सेस देता है गूगल मैप्स का, नेविगेशन का, कम्युनिकेशन का। गूगल इज ऑल्सो ब्रांचिंग into other areas as well as famous Google cars that operates on its own, ठीक है। वो इधर भी जा रहे हैं कि अपने गूगल कार्स के उसमें भी जा रहे हैं फील्ड में। दिस इज पार्ट ऑफ गूगल विजन of a future where cars drive themselves and people can participate in more productive activities during their commute, ठीक है। तो अब ये इनका गूगल का विजन क्या है, गूगल का विजन ये है इन कार को बनाने में कि जो कार है वो खुद से चले। क्योंकि देखिए अगर सपोज अभी आप कार चलाते तो इवन मोबाइल पे बात करने के लिए भी मना किया जाता है, हालांकि हम लोग कर लेते हैं बट वैसे मना किया जाता है, इस चीज पे चालान भी कटता है। तो लेकिन गूगल ऐसी कार बनाने का विजन है गूगल का कि कार अपने आप से चले, और जो लोग उस कार में बैठे वो अपना उस समय पे वो अपना कुछ प्रोडक्टिव काम कर सके। अब सपोज किसी को 1 आवर का कोई रन है, तो 1 आवर अगर वो गाड़ी चलाएगा तो वो ऑब्वियसली वो अपना ऑफिस का काम तो नहीं कर सकता ना उस समय, ज्यादा से ज्यादा ठीक है फोन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, या अपना और कोई इस तरह का बहुत मिनिमल सा जो उसमें काम हो वो कर सकता है, ठीक है। खाना नहीं खा सकता है, ठीक है, पानी जरूर पी सकते हैं, चलिए ठीक है, गाड़ी चलाते रहते पानी पी लिया या फोन पे बात कर लिया, वो बहुत एक दो छोटे छोटे काम तो हम कर सकते हैं, बट उसके अलावा और बहुत जो मेन या आप कह लीजिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जो वो हम नहीं कर सकते। तो गूगल का विजन क्या है, ऐसी कार बनाना कि जिसमें जो लोग हैं वो क्या कर सके, आने जाने के समय पे वो अपना जो काम है वो कर सके, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सके उस समय।
This site Google Plus is the part of Google's vision for social media, which is integrated in the phones and also all other aspects of life. Google Chrome browser is the part of company's vision. ठीक है, Google Chrome, ये Google Plus जो है वो किसके लिए, वो सोशल मीडिया के लिए स्पेशली इन्होंने बनाया हुआ है. और Google Chrome जो है वो एक आपका ब्राउजर है, इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज विजन ऑफ मोर ओपन मार्केट फॉर वेब ब्राउजर एंड एड-ऑन्स. ठीक है. The innovative company has even started a new venture called Calico, which is focused on creating a healthier future for all mankind. ठीक है. तो ये सब गूगल के विजन है. बहुत सारे विजन है गूगल के, एक्चुअली बहुत सारे एरियाज में है वो. तो ये इनके अलग अलग फील्ड के अलग अलग विजन हो गए. मिशन की बात करें, टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल. ऐसे तो नहीं कि ये विजन हो और ये मिशन हो. चलिए, जो भी होगा बुक में एक बार इसको देखना पड़ेगा मुझे ना. ठीक है. वैसे तो खैर ये भी विजन ही हो सकता है, ऐसे हम ये सब एक मजाक की बात हो गई, वैसे वो विजन ही है. ठीक है. वो क्योंकि उनका एरिया ऑफ बिजनेस बहुत अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग वेराइटी का अलग अलग उनका विजन है. नेक्स्ट, टाइटन कंपनी का अगर हम देखें, वी क्रिएट एलिवेटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर द पीपल वी टच एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द वर्ल्ड वी वर्क इन. ठीक है. तो इनका जो टाइटन है, जो वॉचेस बनाते हैं, रिस्ट वॉच बनाते हैं, तो इनकी मतलब और भी बनाते होंगे. इनका जो विजन है वो क्या है, वो ये कि एक्सपीरियंस, जो भी लोग हमें टच करते हैं, मतलब हमारी घड़ियां पहनते हैं, तो उन लोगों के एक्सपीरियंस को एलिवेट करना. ठीक है. और वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम काम कर रहे हैं, उसमें सिग्निफिकेंट, उसमें इम्पैक्ट डालना. ठीक है. लेकिन अब इनके इनके विजन में क्या प्रॉब्लम आ गई, इनके विजन में प्रॉब्लम आ गई मोबाइल की, एंड्रॉइड, ये जो हमारे स्मार्टफोन की. क्योंकि जैसे ही हाथ में स्मार्टफोन आया, तो हाथ में घड़ी की जो कमी, मतलब हाथ में जो घड़ी की इंपॉर्टेंस थी पहले, वो खत्म हो गई. पहले आप देखते होंगे काफी लोग जो है वो मतलब रिस्ट वॉच जरूर कैरी करते थे, स्पेशली जेंट्स. लेकिन अब जब से हाथ में मोबाइल रहता है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती. तो इनका जो विजन है वो थोड़ा कमजोर पड़ गया है. इसका मिशन देखते हैं. वी विल डू दिस थ्रू अ पायनियरिंग स्पिरिट एंड केयरिंग. ठीक है. हम लोग क्या करेंगे, इसको एक न्यू स्पिरिट और केयरिंग से हम इसको, इस सारे काम को करेंगे. वैल्यू ड्रिवन कल्चर होगा हमारा, दैट फोस्टर्स इनोवेशन भी होगा इसके अंदर. और हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को और इंश्योर करेंगे हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड देने की. ठीक, ये इनका मिशन था. आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप का क्या है, टू बी अ प्रीमियम ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट विद अ क्लियर फोकस ऑन ईच ऑफ बिजनेसेस. ठीक है. तो इनका क्या है कि एक प्रीमियम ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बनना चाहते हैं ये. और इनका जो फोकस है, क्लियर फोकस है, वो क्या है, मतलब हर एक बिजनेस पे क्लियर फोकस रखना चाहते हैं. इनका जो मिशन है वो है डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू आवर कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी एट लार्ज. इनका एक आदित्य बिरला ग्रुप का, आप लोगों ने सुना होगा, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, टेलीकॉम था इनका, आइडिया, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड, तो वो खत्म हो गया है. ठीक. तो ये इनका क्या था, ये इनका विजन और मिशन था. पीएनबी बैंक का अगर हम देखें, तो पीएनबी बैंक का क्या है, टू पोजीशन पीएनबी एज द मोस्ट प्रेफर्ड बैंक फॉर कस्टमर्स, बेस्ट प्लेस टू वर्क इन. ठीक है. देखिए इनके जो विजन है वो अलग अलग है. कस्टमर के लिए क्या है कि मोस्ट प्रेफर्ड बैंक, एम्प्लॉयज के लिए क्या है, बेस्ट प्लेस टू वर्क इन, एंड बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस, और इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस. तो इन्होंने हर किसी के लिए अपना अलग अलग विजन दिया. इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस. ठीक है. कि हम क्या करेंगे, एक्सीलेंस का दूसरा नाम बनेंगे या उसका एक टैग बनेंगे. एम्प्लॉयज के लिए हम क्या बनेंगे कि उनके लिए ये जो जगह है, ये काम करने के लिए सबसे बेस्ट हो. और कस्टमर्स के लिए कस्टमर सबसे ज्यादा हमें ही प्रेफर करें. तो ये इनके अलग अलग विजन है, अलग अलग एरियाज के. और इनके अगर मिशन को देखें, तो मिशन इनके क्या, क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज फॉर बीइंग द फर्स्ट चॉइस फॉर स्टेक होल्डर्स. ठीक है. तो किसके लिए आपको वैल्यू क्रिएट करना, कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए. तो ये कुछ कंपनीज के हमें विजन और मिशन दिया था. तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, इस तरह की ना केस स्टडीज पे पूछ सकते हैं आपसे. तो उसको प्लीज एक बार और अच्छे से कीजिएगा. नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपका क्या आता है, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज जो है वो आपकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, कि अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा, तभी कोई भी जो स्ट्रैटेजी वो सक्सेसफुल हो पाएगी. ठीक है. ये क्या होता है, ये एक आर्ट होती है, आर्ट ऑफ डिटेलिंग व्हाट ऑल इज टू बी डन, वेरियस टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड, वेयर आर दे बी परफॉर्म्ड, हाउ दे आर टू बी परफॉर्म्ड,
एंड हु विल परफॉर्म। तो सीधी सी मतलब है कि अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल करना चाहते हो तो आपको उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर करना पड़ेगा, हर चीज को आपको देख के चलना पड़ेगा कि क्या क्या करना है, कौन कौन से काम है, कहाँ पे इन काम को परफॉर्म करना है, कैसे ये काम होंगे, कौन इन कामों को करेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, strategy implementation is the process of executing the strategy, ठीक, of taking actions that put strategy into effect, कि जहां पर वो ऐसे एक्शन जो कि स्ट्रैटेजी को इफेक्ट के अंदर लेकर आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करते हैं कि भाई आप इनके साथ बने रहें। While strategy formulation is the process of deciding what to do, strategy formulation क्या है, what to do क्या करना है, implementation क्या है आपका necessary to what has to be formulate, ठीक है, कि आपको क्या क्या आपको एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। ठीक, स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, फीडबैक को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को देखेंगे और करेक्टिव एक्शंस उसके लिए लेंगे अगर जरूरत होगी तो। और ये जो हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चेंजेस को कंसीडर करके लेंगे। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन इज नीडेड बिकॉज सक्सेस टुडे डज नॉट गारंटी सक्सेस टुमारो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी का इसका इवैल्यूएशन इसलिए जरूरी कि आज हमें जिस काम को करके सक्सेस मिल रही है जरूरी नहीं कि कल भी उसी को करके मिलेगी, तो अगर कुछ चेंज है ऐसा तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है फेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या आपका जनरल इलेक्ट्रिक, one of the pioneer of the strategic management, and the Boston Consulting Group, followed by the various industry experts and academicians, have been instrumental in developing the concepts and techniques of the strategic management. ठीक है, तो ये इन लोगों ने पहले ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो पाइनियर जो थे वो थे जनरल इलेक्ट्रिक, और फिर उसके जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है। फ्रॉम बीइंग फॉलोड बाय द बिग कॉर्पोरेशन इन द बिगनिंग, various concepts and practices strategic management are now used by the almost all organization। पहले सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज ही इसको इस्तेमाल करती थी लेकिन अब लगभग सारी कंपनीज इसको यूज करती है। अब बिजनेस एंटिटी नॉर्मली डेवलप्स इट्स स्ट्रेटजी इन 4 phases, ठीक है। सो नंबर 1 सबसे पहले वो क्या करती है, बेसिक बजटरी प्लानिंग करती है अपनी, ठीक है। बजटरी प्लानिंग का मतलब बेसिक एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हम लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, या अपना एनुअल बेसिस हम लोग देखते हैं कि कितना हमारे पास पैसा है और कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज द एरिया वेयर ऑल मैनेजर स्पेशली सेल्स मैनेजर जो है वो इन्वॉल्व होता है इस काम में और अपना वो बजट बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ डेटा होता है इंटरनली उसी को हम लोग उसको यूज करके चलते हैं, ठीक। मतलब ये बहुत एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बहुत बेसिक, ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। दूसरा जो फेज है वो हमारा फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग है, कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो हमारा जो एनुअल बजट है क्योंकि वो तो लिमिटेड होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि आप मॉडल फॉर अ लॉन्ग टर्म पे जाइए, या आप क्या कीजिए अपना जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्ग टर्म लॉन्गर देन अ ईयर आप उसको कंसीडर कीजिए, और जो भी नेसेसरीज हैं उसको करने के लिए जो भी कंपाइलेशन आपको चाहिए उनको आप गैदर कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक्स आप लगाइए। However, this phase also needs a lot of management time, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा मैनेजमेंट टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट, और आप साइंटिफिक मैनर में भी आप इसकी फोरकास्टिंग कर सकते। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना कि भाई हम फ्यूचर में हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, कितना हमारी सेल हो सकती है, तो ये सब चीजों को कंसीडर करके ये हमारा सेकेंड फेज होता है, ठीक। और इसके अंदर हमारा इसका इवेल्युएशन करने में हमें 3 to 5 years लग जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारा एक्सटर्नली ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव 5-year प्लान involve a lot of internal politics, the top management takes steps to control the entire strategic planning process by taking external help, ठीक है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला हमने बड़ा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है तो वहां पर फिर क्या होता है कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, ठीक है, टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू द डायनामिक्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट्स। मार्केट के अंदर जो भी ये चेंजेस जो चल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्विक रिस्पॉन्स हमारा रहे। द वर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज विथड्रॉन बाय द मैनेजर्स एट अ लोअर लेवल एंड इज सेंट्रलाइज, ठीक है। फिर क्या कर दिया जाता है, इस काम को हम सेंट्रलाइज कर देते हैं, टॉप लेवल के ऊपर इस काम को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। असिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कंसल्टेंसी लेते हैं, ठीक है, जहां पर आपका जो इनोवेशन और ये सब चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है। द अप्रोच इज टॉप डाउन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज इंटरेस्टेड, ठीक है। जो की मैनेजर है वो क्या करते हैं, टॉप डाउन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉलो करते हैं
और आपका ये इन हाउस प्लानिंग एक्सपर्ट्स होते हैं इसके अंदर। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग स्ट्रैटेजीज को, फॉर्मल स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, और कौन बनाता है इसको, टॉप एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ऊपर वाला जो है वो सब लोअर लेवल करते, मिडिल लेवल आप करते हैं। यहाँ पर जैसे ये वाला स्टेप आया तो टॉप लेवल जो है वो आप उसमें आ गए, आप कह लीजिए पोजीशन में आ गए काम करने की। तो इन्होंने फॉर्मल स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट किया, फिर उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लोअर लेवल करेगा। ठीक, ये प्लान्स टिपिकली, ये आपका 5 पीरियड प्लान होता है, और इसमें हम एक्सटर्नल कंसल्टेंट से हेल्प लेते हैं। ठीक, क्योंकि वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं ना कि कैसे करना है। और फिर लास्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, एज मेंशन अबव, हम लोगों ने देखा कि जो जनरल इलेक्ट्रिक हैं उनको इस फील्ड का पायनियर समझा जाता है। ड्यूरिंग 1980s they started migrating towards strategic management. By the 1990s all other global corporation and business entities started implementing the concept. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, शुरुआत की थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ जाने की, फिर धीरे धीरे 1980s में इन्होंने शुरुआत की थी, फिर 1990s तक जो बड़ी कंपनी थी, ग्लोबल कॉर्पोरेशन थी और बिजनेस एंटिटीज थी, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। विद इंक्रीजिंग रिसर्च, इस एरिया के अंदर क्या होता रहा, रिसर्च होती रही, और जो आपके मैनेजर्स हैं वो, उन सबसे हम लोग क्या करते रहे, इन सबसे आइडिया लेते रहे। हर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट पे हमने डिस्कशन किया, और इन स्ट्रेटेजिक प्लान्स को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, और एक प्राइमरी बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक प्लान्स वर अकॉर्डेड ड्यू टू इम्पोर्टेंस एट इट्स juncture, and plans also started factoring contingencies with the appreciation of the fact that perfect planning। ठीक है, देखिए इतना हमें पता है कि कोई भी परफेक्ट प्लानिंग तो क्या पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन स्टिल आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एवेल्युएट करना है और कंट्रोल करना है अपने प्लान्स को। ठीक है, अपनी जो भी चीजें हैं उनको मैनेज करते हुए, जो भी आपकी कंटिजेंसीज है कि सपोज ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती, उन सब चीजों को कंसीडर करके। सो इंस्टेड ऑफ एनुअल प्लान स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर लॉन्गर टर्म ऑफ 5 years वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, एनुअल प्लान की बजाय फिर कौन से प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए, 5 year प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए। ठीक, इन्फॉर्मेशन ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मेड अवेलेबल। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन थी ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसको अवेलेबल कराया गया टू द मैनेजर, वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, सबसे। ठीक है, हर लेवल के लिए उसको प्रोवाइड किया गया। फिर उसके बाद एक्सटर्नल कंसल्टेंट की हमने हेल्प ली। इनको क्या किया, इन्होंने हमें हेल्प किया अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स को डेवलप करने में। Strategic management therefore become more broad based, although the role of top management was slightly diluted because planning now no longer remain। ठीक है, हालांकि इस चीज में क्या हुआ है, टॉप मैनेजमेंट का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो गया है या डाइल्यूट हो गया कह सकते हैं आप, क्योंकि जो प्लानिंग का काम है वो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं करते हैं, वो कौन करते हैं, जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक, तो अब ये मोर इंटरेक्टिव बन गया है ये काम। फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंस भी है। अभी इसको फिर कल ही करेंगे अगर इतना सब बचा हुआ है तो। ठीक है, तो ये हम लोग कल करेंगे, इसका जो भी रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, मुझे लगा अगर खत्म हो जाएगा तो, थोड़ा मैं स्पीड से भी करा रही थी, शायद खत्म हो जाएगा, बट नहीं हुआ, स्पीड का फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर कल की